तो दोस्तों, टू बी द बेस्ट यू हैव टू वर्क ओवर टाइम। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता है, ओवर टाइम काम करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अप्रैल 4, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पे मेरा नेम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, जो सवाल था एमीसैट के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एमीसैट सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इसरो। इसरो ने अभी रिसेंटली एमीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है। एमीसैट इज कैपेबल ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, इट इज सेट टू सर्व एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म इन स्पेस एज इट इज फिटेड विद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, रेडियो एमेटर सैटेलाइट कोऑपरेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C45 फ्रॉम श्रीहरिकोटा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर। ये पहली जो इसमें पार्ट है PSLV C45 वो एक करेक्ट टॉप पार्ट है, बट जो एल्टीट्यूड लिखी हुई है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम लोगों ने इसे 700 मीटर एल्टीट्यूड पे सेंड किया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा A, 1 and 2 ओनली। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको न्यूज़ मिलती है, RTI स्क्रूटनी विल रूइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ पर बात हो रही है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, बात हो रही है यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि कोलिजियम सिस्टम है क्या, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग अपॉइंट करते हैं, एलिवेट करते हैं, मतलब उनको यहाँ पे अपलिफ्ट करते हैं जो जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो ट्रांसफरिंग होती है वो भी यहाँ पे कोलिजियम ही डिसाइड करता है। या एपेक्स कोर्ट से रिलेटेड कोई ट्रांसफर होता है वो भी यहाँ पर एक फोरम डिसाइड करती है, जिसे हम लोग कोलिजियम के नाम से जानते हैं। अब जिस फोरम की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग कोलिजियम कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन होते हैं? इसके अंदर हमारे CJI होते हैं, चीफ जजेस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द कोलिजियम आइदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट। किसी भी आपको संविधान में या किसी भी अमेंडमेंट के अंदर आपको यहाँ पे कोलिजियम का जिक्र नहीं मिलेगा। तो कोलिजियम आया कहाँ से? बेसिकली द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट वाज बोर्न थ्रू द 3 जजेस केस। आप लोगों ने 3 जजेस केस के बारे में सुना होगा। उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कोलिजियम का गठन किया था, और उसमें जो हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको इंटरप्रेट किया गया था। ओके, तो यहाँ पे कोलिजियम के बारे में बात हो रही है कि कोलिजियम के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हों, जो भी बातचीत हों, उनको हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर पब्लिक के सामने लेकर आएँ। सो ओपनिंग अप द हाईली सेंसिटिव कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम, और वो किस तरीके से वर्क कर रही है कोलिजियम, और उस चीज़ को राइट टू इन्फॉर्मेशन की मदद से सामने लेकर आएंगे, वो यहाँ पे जजेस को और सरकार को दोनों को ही शाय कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। इस चीज़ को बोला अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने अपना जो एफिडेविट है उसको सबमिट करते हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, और मिस्टर वेणुगोपाल जी ने यहाँ पे इस चीज़ को एजर्ट किया कि RTI एक्ट टू बी अप्लाइड टू द कोलिजियम, ये यहाँ पे बात हो रही थी, और उसके मेंबर्स के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए। वो डू नॉट बी एबल टू सिट बैक एंड हैव अ फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन। क्योंकि एक चीज़ याद रखो, अगर आपके भी घर पे कोई अगर कैमरे लगा दे तो आप लोग भी यहाँ पर खुल के बात नहीं कर पाओगे। इन अ जनरल सेंस यहाँ पे जो कोलिजियम है उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, अगर वो चीज़ें पब्लिक के सामने आने लगेंगी अंडर द RTI एक्ट, तो कोलिजियम के अंदर जो हमारे जजेस हैं वो भी खुल के अपने जो विचार हैं उसे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। मिस्टर वेणुगोपाल जी ने इस चीज़ को यही बोला, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हु इज़ द अथॉरिटी टास्क टू करस्पॉन्ड टू द RTI क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्ट। और फ्रॉम द पास्ट डिकेड जो सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार रिफ्यूज़ करती जा रही है कि RTI एक्ट के अंदर यहाँ पे कोलिजियम नहीं आना चाहिए। उसी के ही अंदर यहाँ पे के वेणुगोपाल जी बोल रहे थे। तो लेंस ऑन दी कोलिजियम, ये आपको एक और यहाँ पे मैप देखने को मिलता है। ये इवेंट्स क्या हैं जिनसे यहाँ पर RTI ऑन दी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सेंटर के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बेसिकली सुभाष चंद्र अग्रवाल जी एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे एक RTI फाइल की थी
जो कि यहाँ पे देख रही थी दी कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एंड द सेंटर की क्या बातचीत हुई है जिस समय अपॉइंटमेंट किया गया जस्टिस एच.एल. दत्तू का, ए.के. गांगुली जी का, आर.एम. लोधा जी का, सुपरसीडिंग द जस्टिसेस ए.पी. शाह, ए.के. पटनायक, वी.के. गुप्ता, जस्टिस दत्तू एंड लोधा लेटर बिकेम द चीफ जस्टिसेस। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इवेंट था, इसके बाद ये केस सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया कि ये जो पर्टिकुलर केस है दैट कम्स टू दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और रूल यहाँ पे किया इन फेवर ऑफ अग्रवाल इन 2009। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साथ नहीं दिया और यहाँ पे सुभाष चंद्र जी का यहाँ पे साथ दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर केस गया था। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपील कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज अपीलिंग टू द दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज अ पार्टी यहाँ पे अपील कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला सुनाया और बोला कि कोलिजियम की बातें सबके सामने आ सकती हैं, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट में आ सकती हैं। अब इसी के ही अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एज अ पार्टी यहाँ पर केस डाला, जिसके अंदर यहाँ पर बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। इन अगस्त 2016 अ 3 जजेस बेंच रेफर्स दिस पर्टिकुलर अपील टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और अगर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अपहोल्ड करती है CIC के 2009 के ऑर्डर को, तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा कि ऑर्डिनरी सिटीजन वुड बी एम्पावर्ड, उसके पास और पावर आ जाएगी, जिससे जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है ऑफ ऑल दी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो ट्रांसफ़र हो या बाकी सारी चीज़ें हो, वो उसके बारे में जानकारी पा सकेगा और ये एक जुडिशियल पेंडोरा बॉक्स को भी ओपन कर देगा। जो कोलिजियम है वो रिकमेंड करती है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे CIC के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर अपना केस हार दिया। उसके बाद वो अब खुद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अब अपील कर रहे हैं। मिस्टर वेणुगोपाल जी ने बोला कि इफ़ रीजंस फॉर इज रिजेक्शन कम इनटू द पब्लिक डोमेन, मान लो किसी को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, किसी जज को रिजेक्ट किया गया कि उसको हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे, एलिवेट नहीं करेंगे, अगर वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, विल द जज बी एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, क्या वो जज यहाँ पे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएगा? क्या इसमें पूरी की पूरी जुडिशियल का जो हमारा फ्यूचर है वो रिव्यू नहीं हो जाएगा? तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े सवाल किए गए कि कहीं इससे हमारा जुडिशियल सिस्टम हैंडीकैप ना हो जाए। आपके क्या विचार हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जरूर बताना। फ्रॉम माई साइड आई फील कि हमारे देश में हर चीज़ RTI के अंदर नहीं आनी चाहिए। एवरीथिंग शुड नॉट बी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं। और जिस तरीके से हमारे देश में माहौल चलता है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल जवाब करते रहते हैं, उससे देश की भी यहाँ पे स्टेटस के ऊपर यहाँ पे बड़े सवाल इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, सो अटॉर्नी जनरल सेड दैट इवन द डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल एसेट्स, कि जजेस के पर्सनल एसेट्स क्या हैं उनका भी अगर डिस्क्लोजर होगा RTI एक्ट के अंदर, वो एक अनवारंटेड इंट्रूजन होगा इनटू देयर प्रिवेसी। कुछ जजेस जिन्होंने अपने एसेट्स को सबमिट किया है और कुछ जजेस ने अपने एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसे सबमिट नहीं किया है। RTI की अगर हम लोग माने, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आता है वो उस चीज़ के फॉर्म में है जो डॉक्यूमेंट है, मेमो है और सर्कुलर है। अगर किसी ने यहाँ पे सबमिट ही नहीं किया है तो वो किस बिहाफ पे इन्फॉर्मेशन हो गई, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखा गया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हेडलाइन मिलती है कैश फॉर वोट्स इन खांडू कॉन्वॉय। यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। वहाँ पर कुछ पैसे पकड़े गए हैं और कैश फॉर वोट्स का मामला है कि नेता यहाँ पर पैसों के बदले वोट खरीद रहे हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर उठाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी द्वारा। हम उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है वो ये चीज़ है जो कि यहाँ पे कांग्रेस के मिस्टर सुरजेवाला ने बात की। उन्होंने बोला इज़ नॉट कंसीलिंग एंड होल्डिंग कैश ड्यूरिंग एन इलेक्शन आर करप्ट प्रैक्टिसेस। क्या आप यहाँ पर इलेक्शन के समय पर कैश को होल्ड करके रखते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कैश रखते हो, क्या वो यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता है? क्या वो सीरियस वायलेशन नहीं है ऑफ द लॉ अंडर द सेक्शन 123 सब क्लॉज 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 या सेक्शन 171B ऑफ द IPC इंडियन पीनल कोड, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि कैश को होल्ड करना यहाँ पे एक क्राइम है, कैश के बदले वोट खरीदना यहाँ पे एक क्राइम है? क्या ये कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है किसी भी के कैंडिडेट के कैंडिडेचर को टर्मिनेट करने का? इलेक्शन कमीशन का इस पर्टिकुलर मुद्दे पर यह कहना है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरफ जाती है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। पिछले साल हम लोगों ने केरला के अंदर एक बहुत ही बड़ा फ्लड देखा था और सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स वर्सन दी केरला फ्लड। यहाँ पे हमारे सामने कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसको कोर्ट के सामने सबमिट किया गया।
केरला का हाई कोर्ट के सामने सबमिट किया गया और सबमिट किया है एमिकस क्यूरे ने। एमिकस क्यूरे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारी कोर्ट होती हैं वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे चुन लेती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चुन लेती हैं, जिनको काम किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, रिपोर्ट सब बनाओ और यहाँ पे कोर्ट को सबमिट करो। आप ये कह सकते हो कि वो एविडेंस सर्च करके कोर्ट के सामने सबमिट करते हैं, तो उनको इसलिए हम लोग कहते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे एमिकस क्यूरियस को चुना था जिससे वो असिस्ट कर सके इन द फ्लड रिलेटेड केसेस। और यहाँ पे जो एमिकस क्यूरे हैं उन्होंने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया कि the sudden release of water simultaneously from different reservoirs during the heavy rain had aggravated the damage during the floods in August last year। अगस्त 2018 के अंदर जो हम लोगों को केरला के अंदर फ्लड देखने को मिला था उसका कारण एक तो हैवी रेनफॉल तो था ही, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे रेनफॉल हुई, बट एमिकस क्यूरे की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर एक साथ बहुत सारे रिजर्वेयर्स में से पानी को छोड़ दिया गया और ये एक बहुत ही बड़ा कारण बना यहाँ पर केरला के फ्लड का। इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। जो एमिकस क्यूरे थे वो थे जैकब बी एलेक्स। उन्होंने यहाँ पर कोर्ट के सामने इसी को बोला कि जो डैम्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल जोन पे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे थे, यहाँ पर उनके अंदर कोई भी फ्लड कुशंस नहीं है। मतलब कभी किसी भी समय पे फ्लड ज़्यादा आता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डैम्स यहाँ पे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा पानी को यहाँ पर रोक कर। उन्हें हम लोग फ्लड कुशनिंग कहते हैं और फ्लड कुशनिंग नहीं थी। फ्लड कुशन या फ्लड कंट्रोल जोन एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस होती है फॉर अब्जॉर्बिंग हाई फ्लो ऑफ वाटर फॉर एलिवेटिंग डाउनस्ट्रीम फ्लड डैमेजेस। तो एक बहुत ही बड़ा ये भी कारण रहा। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यहाँ पे डायरेक्टली बताई गई है। काश हमारे पास प्रॉपर फ्लड कुशंस होते, फ्लड कंट्रोल जोन होते, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया होता तो केरला के अंदर हमें इतनी ज़्यादा आपदा नहीं देखने को मिलती। इट वॉज सीन एज द हाई रिजर्वियर स्टोरेज एंड सडन रिलीज ऑफ वाटर हैड रिजल्टेड इन द वर्सनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लड। यहाँ पे बताया गया कि जो डैम मैनेजर्स हैं दे शुड नॉट हैव सोलली रिलाइड ऑन द IMD प्रेडिक्शंस। जो डैम मैनेजर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ IMD के प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको खुद से चीज़ों को प्रिडिक्ट करना चाहिए, खुद से एनालाइज करना चाहिए, खुद से यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वाटर लेवल को मेंटेन करना चाहिए और चीज़ों में किस तरीके से एक्ट करना है उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। खबर आपको मिलती है एयर पॉल्यूशन शॉर्टन लाइफ स्पैन बाय 30 मंथ्स। तो जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन दुनिया में बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी वजह से हम इंडिया की बात करें तो 30 महीने से जो लाइफ स्पैन है, जो जीने का जो टोटल टाइम होता है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो जो करंट जो हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन है उसने यहाँ पे जो एवरेज लाइफ स्पैन है ऑफ साउथ एशियन किड का वो 2.5 साल से यहाँ पे कम कर दिया है, वाइल ग्लोबली द रिडक्शन स्टैंड्स एट 20 मंथ। देखो आप खुद देखो, साउथ एशिया में यहाँ पे 2.5 साल से कम हुआ है और ग्लोबली यहाँ पे 20 मंथ से यहाँ पे कम हुआ है। इसका मतलब बाहर ग्लोबली देखें और साउथ एशिया के अंदर देखें तो एयर पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अलग अलग है। साउथ एशिया के रीजन में बहुत ज़्यादा है। ना कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रिस्क फैक्टर्स टू द लॉस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाइटरी रिस्क रहता है कि आप लोग खाना पीना किस तरीके का करते हो, फिर यहाँ पे कैंसर की वजह से कुछ लोगों को, टबैको की वजह से, फिर देखो एयर पॉल्यूशन यहाँ पे डाइटरी रिस्क, कैंसर, टोबैको और इनके बाद आ रहा है। मतलब वाटर पॉल्यूशन, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से भी ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के चांसेस होते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसका नाम है द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019, जिसको पब्लिश किया हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। उन्होंने बोला कि एक्सपोजर टू आउटडोर एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू ओवर 1.2 मिलियन डेथ्स इन इंडिया इन 2017। 2017 के अंदर 1.2 मिलियन डेथ्स हुई और वो सिर्फ और सिर्फ इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। रिपोर्ट ने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी बात की कि जो एयर पॉल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी जो रिस्क फैक्टर है उनसे ज़्यादा डेथ्स का, चाहे वो मालन्यूट्रिशन हो, अल्कोहल अब्यूज़ हो या फिजिकल इनएक्टिविटी हो। इंडिया के अंदर एयर पॉल्यूशन की बात करें, इट इज़ द 3rd हाईएस्ट कॉज ऑफ द डेथ, तीसरा सबसे बड़ा कॉज है यहाँ पे डेथ का अमंग द ऑल हेल्थ रिस्क, रैंकिंग जस्ट अबव द स्मोकिंग से भी ज़्यादा मरने के चांसेस यहाँ पर या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के चांसेस यहाँ पर एयर पॉल्यूशन की वजह से हो जाते हैं।
और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मोर पीपल ग्लोबली डाई फ्रॉम एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज दैन फ्रॉम द रोड ट्रैफिक इंजरीज एंड मलेरिया। जो स्टडी है इसने चाइना और इंडिया को टुगेदर यहाँ पे स्टडी किया, बोला कि चाइना और इंडिया साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ओवर हाफ ऑफ द टोटल ग्लोबल एट्रीब्यूटेबल डेथ्स, विद ईच कंट्री फेसिंग ओवर 1.2 मिलियन डेथ्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन इन 2017। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है आउटडोर या इंडोर एयर पोल्यूशन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है 5 मिलियन डेथ्स ड्यू टू द स्मोक, डायबिटीज, यहाँ पे हार्ट अटैक्स, लंग कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज इन 2017। और कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताई गई कि एट द वेरी सेम टाइम इंडिया ने जिस तरीके से इनिशिएट किए बड़े बड़े प्रोसेस जिससे हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन सोर्सेज को एड्रेस कर सके, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आए, एलपीजी प्रोग्राम लेकर आए जिससे वहाँ पे कोल का यहाँ पे इस्तेमाल करें, गोबर के जो उपले होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। हम लोग भारत स्टेज 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो ये कुछ फ्यूचर इनिशिएटिव हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिससे हम हमारी एयर क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपके लिए एक पर्सनल खबर, ग्रुप चैट्स व्हाट्सएप यूजर्स गेट मोर कंट्रोल। तो यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर फेक न्यूज़ रोकने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर ऐड ऑन किया है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप में किसी ना किसी ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, अब कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी ग्रुप में बिना आपकी परमिशन के ऐड कर लेता था, बट अब आपके पास यहाँ पर एक इनवाइट लिंक आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, और उसके बाद ही आपको ऐड किया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को सामने रखा गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अप्रैल 2019 के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया था टिप लाइन, although which Indians can submit possible rumors for verification। जुलाई 2018 के अंदर यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी। जुलाई 2018 के अंदर ही हम लोग देखेंगे एक नया फीचर यहाँ पे आया था, फॉरवर्डेड फीचर। कोई अगर आपको मैसेज फॉरवर्ड करता है तो उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ आ जाता है। इसके साथ एक नया ग्रुप सेटिंग ऑप्शन हमारे सामने आया था। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें थी जो कि यहाँ पे लेकर आया था व्हाट्सएप पिछले कुछ सालों में, यहाँ पे जून 2018 से लेकर अप्रैल 2019 के अंदर यहाँ पे लेकर आया है जिससे फेक न्यूज़ को कर्ब किया जा सके। पेज नंबर 9 पे बढ़ते हैं, पोल कॉल में आपके लिए खबर आती है ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि ऑब्जर्वर क्या होता है ना। ऑब्जर्वर इज एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जिसको नॉमिनेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन करता है। उसके पास मेन काम होता है कि जो इलेक्शन का जो कंडक्ट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, उसके ऊपर वो वॉच रख सके, उन सबकी निगरानी रख सके। द ऑब्जर्वर हैज द पावर टू डायरेक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू स्टॉप द काउंटिंग ऑफ वोट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट एट ऑल इफ ही और शी बिलीव्स दैट बूथ कैप्चरिंग हैज टेकन। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर को लगता है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को कह सकता है कि आप यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर ना करो या वोट्स की काउंटिंग ना करो। ओके, अगर उन्हें उससे ऐसा लगता है, ऑब्जर्वर का काम यही है वॉच करना कि कोई भी चीज़ गलत ना हो या उससे ऐसा लगे कि बैलेट बॉक्स यहाँ पे टैंपर्ड है, एक्सीडेंटली टैंपर हुआ है या किसी वजह से टैंपर हुआ है। नाउ इफ द ऑब्जर्वर बिलीव्स दिस इज टू बी ट्रू, ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ऑब्जर्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। पेज नंबर 12 पे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको खबर मिलती है बोटेफ्लिका रिजाइंस बट कॉल फॉर स्वीपिंग चेंज कंटिन्यू। यहाँ पे बात हो रही है अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे अब्दुलाजिज बोटेफ्लिका, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ पर लोग उन्हीं के रेजिग्नेशन के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट लोगों का ये कहना है कि वो अभी भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे क्योंकि उनका मेन प्रोटेस्ट है पूरे के पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पे बदलने का। बेसिकली यहाँ पे जो हम अल्जीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। जो मिस्टर बोटेफ्लिका हैं वो 82 ईयर्स के हैं, ओके, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। उन्होंने अपना स्टेट मीडिया के सामने अपना डिपार्चर अनाउंस किया ना, फॉलोड बाय अ वीक्स ऑफ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे लोग यहाँ पे कार हॉर्न्स की साउंड बजाते जा रहे थे स्ट्रीट्स के ऊपर ड्यूरिंग बिफोर अ जुबिलेंट क्राउड, और एक साथ मिलकर यहाँ पे यही कह रहे थे कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे चेंज होना चाहिए। और बहुत सारे अल्जीरियंस ने यहाँ पे प्रेसिडेंट बोटेफ्लिका के अलावा कोई और प्रेसिडेंट अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो लगातार 2 दशक से यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं।
उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं। अल्जीरिया के कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने यहाँ पे बोला दैट इट हैज़ एक्सेप्टेड द मिस्टर बोटलेफ्लिकाज रेजिग्नेशन, और यहाँ पे पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि उनके जो पोस्ट है वो वेकेंट है। अब देखो वहाँ अल्जीरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है या प्रेसिडेंट ऑफिशियली यहाँ पे रिजाइन करता है, तो जो स्पीकर होते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, जो कि करेंटली अभी मिस्टर बेन सलाह हैं, वो यहाँ पे अब इंटरिम लीडर की तरह एक्ट करेंगे फॉर अप टू 90 डेज, 90 दिन के लिए यहाँ पे एक्ट कर सकेंगे, विच अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। प्रेशर बढ़ता जा रहा था मिस्टर बोटलेफ्लिका के ऊपर, इसी वजह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबके सामने रख दिया। थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए ना। हु इज दिस बोटलेफ्लिका, कौन है ये? सिंस February 22 टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अल्जेरियंस, बहुत सारे लोग अल्जेरिया के यहाँ पर स्पेशली यूथ एक साथ आए यहाँ पे अल्जेरिया की सिटी के अंदर, और यहाँ पर खासकर जो कैपिटल है उनकी अल्जियर्स, वहाँ पे आए और डिमांड कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट हैं बोटलेफ्लिका वो यहाँ पे अपना पद छोड़ दें। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है इट गोज़ बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस ईयर्स। एट एज ऑफ 19 जो मिस्टर बोटलेफ्लिका हैं उन्होंने नेशनल लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन किया था, और जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट थे उसके जो उसकी मिलिट्री विंग थी यहाँ पे नेशनल लिबरेशन आर्मी, और फ्रेंच कॉलोनिस्ट के खिलाफ यहाँ पे वो लड़ रहे थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट यहाँ पे उन्होंने फॉर्म करी, जिस समय लीडर यहाँ पे थे अहमद बेन बेला, और मिस्टर बोटलेफ्लिका उस समय यहाँ पे मिनिस्टर थे। 1963 के अंदर बेला ने अपॉइंट किया मिस्टर बोटलेफ्लिका को एज दी फॉरेन मिनिस्टर, और जिस पद को उन्होंने 1979 तक संभाला। 1999 के अंदर जब यहाँ पे कंट्री वॉज इन द मिस्ट ऑफ सिविल वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इस्लामिक मिलिटेंट, उन्होंने उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। इन 3 years मिस्टर बोटलेफ्लिका बॉट अ सिविल वॉर टू एन एंड, और उनकी सरकार ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट बनाई फंडेड बाय द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑयल एंड दी गैस एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, वाई वर देयर प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे? बेसिकली जो मिस्टर बोटलेफ्लिका इज क्रेडिटेड विद द एंडिंग ऑफ द सिविल वॉर, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान है अल्जीरिया की, बट यहाँ पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा रुथलेस है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोगों को उन्होंने बेसिक फ्रीडम राइट्स भी प्रोवाइड नहीं किए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हार्डली फ्री एंड फेयर, कि जो इलेक्शंस हैं वही फ्री एंड फेयर नहीं होते थे, इसी वजह से मिस्टर बोटलेफ्लिका बार बार जीतते चले जा रहे थे। 2014 में ही वॉन अ 4th टर्म विदाउट इन्वाइटिंग मच पब्लिक प्रोटेस्ट। और यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक था उन्होंने अपना प्रोटेस्ट बाहर ले लिया था, मेल्ट डाउन हो गया था कमोडिटी का। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था उसका जो चुनाव था वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा था। उन्होंने रिजाइन को किया क्योंकि लोग एक साथ आ गए हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ का प्रॉमिस भी किया था बट उसको पूरा नहीं कर पाए, और अब लोग चाहते हैं कि एक नया प्रेसिडेंट सामने आएगा तो शायद जो चीज़ें हैं वो बदल सके। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द अल्जीरियाज कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया जो हेड ऑफ काउंसिल होते हैं वो यहाँ पर अब पद को संभालेंगे, इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन इस बार कोशिश की जाएगी कि फेयर एंड फ्री हो, और उसके बाद हमारे सामने नए प्रेसिडेंट आ सकेंगे अल्जीरिया के। पेज नंबर 12 पे आपको एक और खबर मिलती है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्स $2.6 बिलियन चॉपर सेल टू इंडिया। यहाँ पर बात हो रही है 24 MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के बारे में, और यहाँ पे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है प्रपोजल कि वो इंडिया को बेचेंगे इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को अंडर इट्स फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम। जो वैल्यूएशन है वो $2.6 बिलियन की है। आप उस हेलीकॉप्टर की पिक्चर भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। Now the principal contractor for this deal will be Lockheed Martin, और इस चीज़ का बंद यहाँ पे इफ़ इट सिंपली टेक्स नो एक्शन फॉर द 30 days पीरियड द सेल मूव्स फॉरवर्ड। यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोगों के सामने ये हेलीकॉप्टर भी इंडक्ट होता हुआ नजर आएगा। जो प्रपोज्ड सेल है इट विल प्रोवाइड इंडिया द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एंटी सरफेस एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन। हम लोग एंटी सरफेस एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के पास वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, रेस्क्यू सर्च सिस्टम इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर का बहुत बेहतरीन है, सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्शनेबल नॉलेज है इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के पास, अपने टारगेट के साथ एंगेज होता है, उसको यहाँ पे हिट आउट करता है। एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक और पीस प्रोजेक्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही इंडिया वॉज ग्रांटेड द यूनिक मेजर डिफेंस
partner designation by United States in 2016 by Obama's administration, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था कि इंडिया यहाँ पे यूएस के मिलिट्री टेक्नोलॉजी को असेस कर सके। ना इंडिया वाज देन गिवन a strategic trade authorization number 1 status by the US in August last year, the third Asian countries after South Korea and Japan, जिसको यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथोराइजेशन स्टेटस नंबर 1 मिला है, जिससे यहाँ पर इंडिया और ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकता है डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एंश्योर बोरोअर डिसिप्लिन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। कल मैंने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था यहाँ पे पिछले साल के फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अगर यहाँ पे लोन दिए हुए हैं किसी बैंक ने, तो उन्हें या तो वो 180 डेज़ के अंदर रिजॉल्व कर लें, नहीं तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर उसका जो प्रोसेस है उसे चालू किया जाए। अब उन चीज़ों को ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो यहाँ पे सेक्शन 35AA ऑफ दी RBI एक्ट के अंदर आपने एक्शन लिया, उसके अंदर आप लोगों ने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल नहीं लिया और ये यहाँ पे आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है। यहाँ पर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सेंट्रल बैंक को, बेसिकली सेंट्रल बैंक को और गवर्नमेंट को यहाँ पे साथ में बैठना चाहिए और यहाँ पे कुछ नए रेगुलेशन लेकर आने चाहिए कि किस तरीके से फिजिकल जो डिसिप्लिन है बोरोवर्स के लिए उसे हम लोग गवर्न कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे फिर से एक नया ऑर्डर आ सकता है, इस बार एक सही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ। मिस्टर कांत ने यहाँ पे बोला जो इंडियन इकोनॉमी है उसको अभी रैपिडली ग्रो करना चाहिए अबाउट 9 to 10%, इवन एज द कंट्री फेस्ड 4 मेजर चैलेंजेस। और 4 बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग विद अ फोकस ऑन एक्सपोर्ट, ये हम लोगों को करना है, जेंडर पैरिटी अचीव करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है और यहाँ पे उन एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है जो कि यहाँ पे हमारे देश में थोड़े से पीछे रह गए हैं, थोड़े से बैकवर्ड रह गए हैं। उन्होंने हाईलाइट किया इस पर्टिकुलर फैक्ट को कि इंडिया हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन मैन्युफैक्चर ऑन अ ह्यूज स्केल। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है खासकर मेक इन इंडिया के बाद, और मेन फोकस हम लोग हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बोला कि उसको अंदर भी रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ लॉज हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं और बेसिकली वो लॉ जो कि यहाँ पे APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से रिलेट करते हैं, उनको हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए। पेज 13 पे आपको एक और खबर मिलती है, वाई अ रेट कट वोंट हेल्प लोअर लेंडिंग रेट्स। अगर हम लोग यहाँ पर रेट को कट कर देते हैं, रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिर से यहाँ पर डिक्रीज कर देती है, घटा देती है, उसका फायदा फिर भी कंज्यूमर को क्यों नहीं होता हुआ नजर आएगा। नाउ विद द फर्स्ट बाय मंथली रिव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दिस करंट फिस्कल ईयर शेड्यूल्ड है यहाँ पे अप्रैल 4 के लिए, मतलब आज के लिए यहाँ पे शेड्यूल है और एक्सपेक्टेशन यही है कि एक और हमें रेट कट देखने को मिल सकता है। रेट कट मतलब यहाँ पे हम लोग रेपो रेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन को देखें तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन को यहाँ पे देखता है कि उसके अंदर कैसे ऊपर नीचे चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करता है। प्रीवियस पॉलिसी जो हम लोगों ने फरवरी के अंदर देखी थी, RBI ने रेपो रेट यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया था टू 6.25%। याद रखना 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, तो यहाँ पर 225 BPS से कम किया था, मतलब 0.25% से यहाँ पे डिक्रीज हुआ था। डिस्पाइट दी रेट कट होने के बावजूद भी जो लेंडिंग रेट्स हैं वो हमें डिक्रीज होते हुए नहीं नजर आए थे, बहुत ही पार्शियली यहाँ पे डिक्रीज हुए थे और उसका एक बहुत बड़ा कारण था MCLR। जब यहाँ पे एनालाइज किया RBI ने बोल दिया है कि 1 अप्रैल के बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की तरफ, और SBI ने तो बोल दिया था कि यहाँ पे वो रेपो रेट के साथ लिंक कर देंगे, बट अब उस पर्टिकुलर डेट को भी यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया जाएगा, ऐसा भी रिसेंट न्यूज़ में मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था। बैंकर्स जस्टिफाई नॉट पासिंग ऑन रेट चेंज टू द एंड कंज्यूमर ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 बेसिकली ग्राउंड है जिसपे यहाँ पे बैंक्स कहते हैं वो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पहला है देयर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हैज़ नॉट फॉलन, जो उनके अंदर जो यहाँ पे कॉस्ट होती है डिपॉजिट की वो नहीं गिरी है विद द कट ऑफ रेपो रेट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है इट कम्स विद अ लैग, थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है उसका असर देखने को मिलता है, इसी वजह से बैंक्स एकदम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पर यहाँ पे बैंक्स को प्रॉम्प्ट किया है कि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बदलो और यहाँ पर
हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, आईसीआईसीआई की बात करेंगे। उन्होंने 20 बीपीएस MCLR हाइक अनाउंस किए फ्रॉम March 1, 2018, वाइल द आरबीआई स्टार्टेड द रेपो रेट इंक्रीज साइकिल ओनली इन जून 2018। ये हम लोग पिछले साल के बारे में बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी पिछले साल जो चीज़ें हैं वो भी गड़बड़ रही। हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे वो बेस रेट हो या MCLR हो, दे वर अ फंक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन द बैंक, और अब हम लोगों को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर थी। पेज नंबर 14 पे आपको एक और खबर मिलती है, रोडीज NIIF टू इन्वेस्ट $2 बिलियन। आपने रोडीज के बारे में नाम सुना होगा। इट इज़ अ प्राइवेट इन्वेस्टर और ऑपरेटर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ल्ड वाइड। उसके साथ यहाँ पे जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो मिलकर यहाँ पे जॉइंटली सेटअप कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के रोड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे। जो प्लेटफॉर्म होगा वो इन्वेस्ट करेगा अप टू $2 बिलियन ऑफ इक्विटी टारगेटिंग टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के अंदर। ओके, टोल को ऑपरेट करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर यहाँ पे करने वाले हैं। एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड कंसेशंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे की जाएंगी रोड सेक्टर के अंदर। मेन मकसद यही है कि हम लोग हमारे देश के जो रोड्स हैं उनको बेटर बना सकें और एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग NIIF के बारे में समझ लीजिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेसिकली ये इंडिया का फर्स्ट सोवेरिन वेल्थ फंड है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 के अंदर सेटअप किया था। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको हम लोग एक फ़ंड की मदद से बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट देती है और 20,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे मार्केट से उठाए जाते हैं। इस तरीके से इसका जो कॉर्पस है उसको बनाया जाता है। NIIF बेसिकली 3 फंड्स को यहाँ पे मैनेज करता है। एक तो यहाँ पे मास्टर फंड होता है और उसके बाद होता है दी फंड ऑफ फंड, और यहाँ पे है दी स्ट्रेटेजिक फंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे NIIF के बारे में। पेज 18 पे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया बीट्स टू रोल आउट 5G सर्विस बीटिंग US एंड चाइना। तो साउथ कोरिया पहला देश बन गया है जिसने यहाँ पे 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं, और US और चाइना से भी आगे निकल गया है 5G सर्विस को लॉन्च करने में। और यहाँ पे जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नया मोबाइल फ़ोन है गैलेक्सी S10 जो कि 5G एनेबल्ड है, उसका इस्तेमाल शोकेस किया गया। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये ऑफर करेगी 20 टाइम्स फास्टर डेटा स्पीड दैन 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो LTE सर्विस होती है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी को भी सपोर्ट करेगी 5G टेक्नोलॉजी विद वेरी लो लेटेंसी। आगे बढ़ते हैं पेज 18 पे। यहाँ पे कोरल रीफ्स के बारे में कुछ खबरें। ब्लीचिंग हिट्स वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट कोरल रीफ। हम यहाँ पे पूरी दुनिया की सबसे सदर्न मोस्ट कोरल रीफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लॉर्ड हॉज आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी। वो 600 किलोमीटर दूर है यहाँ पे सिडनी से। वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके राइज की वजह से हम लोगों को ब्लीचिंग होती हुई नज़र आई, जिसने यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ्स को डैमेज किया 2016 और 2017 के बीच में। वर्ल्ड्स मोस्ट The southernmost coral reef has been hit by bleaching this summer। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो सी टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। इस वजह से यहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं वो हमें डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आ रही हैं। इट्स अ कैनरी इन द कोल माइन दैट वी सी ब्लीचिंग एट दिस वेरी आइसोलेटेड सदर्न मोस्ट रीफ। आप देखो वो बहुत ही आइसोलेटेड है, बिल्कुल सदर्न में है, और उस जगह पर हम लोगों को यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। मिस्टर लेगट और जो बाकी सारे साइंटिस्ट थे फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और US नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेट करते थे, उन्होंने यह देखा कि ब्लीचिंग ऑफ अप टू 90% एट दी लॉर्ड हॉज इंश्योर शैलो लगून रीफ्स यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे जो वाटर कोरल्स हैं जो मेरीन पार्क के अंदर हैं, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती नज़र आ रही हैं, ब्लीच हो रही हैं, थोड़ी वाइटनिंग हो रही है। और यहाँ पे जो ब्लीचिंग है वो कब होती है, जब हमें एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन देखने को मिलती है जो कोरल रीफ्स के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, जैसे वार्मर सी टेम्परेचर या यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। और भी जो तेज यहाँ पे पानी का बहाव हो जाता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ड्रेनिंग हो जाती है, बहुत बड़ा कारण है। तो द कॉज कोरल रीफ टू एक्सपेल द टाइनी फोटोसिंथेटिक एल्गे ड्रेनिंग देम ऑफ देयर कलर। तो ये यहाँ पे कोरल रीफ्स के बारे में खबरें आई। पेज 18 पे आपको खबर मिलती है डार्क मैटर नॉट मेड अप ऑफ टाइनी ब्लैक होल्स। डार्क मैटर के बारे में यहाँ पे बात की गई। बताया गया कि डार्क मैटर इज नॉट मेड ऑफ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स स्मॉलर दैन 10th ऑफ मिलीमीटर, ऐसा यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है, जिसने यहाँ पर जो लेट स्टीफन हॉकिंग जी हैं उनकी ही यहाँ पर एक थ्योरी को हम लोगों के सामने रखा है।
हम लोग क्या मानते हैं कि अबाउट द 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ द डार्क मैटर। देखो जो शब्द है, जो डार्क शब्द है, वो अंधेरे से आया, वो मैटर जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता बट उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, उसी की वजह से ही हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, आपस में कंबाइंड रहता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है डार्क मैटर के। नाउ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिवेंट्स स्टार्स इन आर मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट। और अगर डार्क मैटर नहीं होता तो सारी की सारी चीज़ें शायद गिर चुकी होती। हाउएवर अटेम्प्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किए हैं जिससे डार्क मैटर को हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सामने रख सकें। लार्ज हेडन कोलाइडर की भी हम लोगों ने मदद की, पर हम लोग उन सारी की सारी चीज़ों में फेल हो गए। ओके, तो दिस इज़ अ डार्क मैटर पूरी दुनिया में। उसके अलावा बहुत और सारे मैटर्स होते हैं जैसे डार्क इलेक्ट्रॉन्स, डार्क न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे डार्क न्यूट्रिलिनो होते हैं, एक्सियॉन्स होते हैं, ग्रेविटिनो होते हैं। ओके, तो जो विजिबल मैटर जो कि हमें दिखाई देता है, डार्क मैटर जो मैटर हमें नहीं दिखाई देता है, और डार्क मैटर ही असलियत में वो चीज़ है जिसकी मदद से हमारा सन, हमारी अर्थ, हमारे स्टार्स वो इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो शायद सारी की सारी चीज़ें बदल जाएं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डार्क मैटर। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग लाइक का बटन दबाकर मुझे बता सकते हो। वीडियो को एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।